वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में। आप अगर खास करके आपको हिंदी गद्य पढ़ना है, आपको पता होगा कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है। तो आपके पाठ्यक्रम में एक उपन्यास संकलित है, उसका नाम है झांसी की रानी। वृंदावन लाल वर्मा उसके लेखक हैं इस उपन्यास के। ठीक है, उपन्यास क्या होता है इसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है। आप लोगों ने जिनने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से उपन्यास के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो झांसी की रानी जो उपन्यास है, इस उपन्यास की आज की वीडियो के माध्यम से हम इस उपन्यास का सबसे पहले पाठ का सारांश देखेंगे और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई जो उपन्यास है इसकी समीक्षा भी हम करेंगे। आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता है कि या तो सारांश लिखो या समीक्षा को लेकर के प्रश्न पूछेगा। यही दो प्रश्न आपके बनते हैं इस उपन्यास को लेकर के। ठीक है, या वृंदावन लाल वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या वृंदावन लाल वर्मा का की दो तीन रचनाओं के नाम लिखिए, या वृंदावन लाल वर्मा का जीवन परिचय बताते हुए झांसी की रानी उपन्यास पाठ का सारांश लिखिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। या आपसे पूछेगा कि वृंदावन लाल वर्मा प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास जो इनका रहा है झांसी की रानी, उसका कथानक संक्षेप में लिखें। या प्रश्न बन सकता है कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर झांसी रानी उपन्यास की जो झांसी की रानी उपन्यास है इसकी समीक्षा कीजिए। या प्रश्न पूछे कि झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। या प्रश्न पूछ सकता है कि झांसी की रानी उपन्यास के उदय भाग की समीक्षा कीजिए, इस प्रकार से। या वृंदावन लाल वर्मा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 4 रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछेगा। या व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रश्न पूछ लिया। तो कुल मिलाकर के आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो यह वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो लगभग आपका उपन्यास से बनने वाला प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। उपन्यास के बारे में हमने आपको बताया था कि उपन्यास क्या होता है। उपन्यास के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। ठीक है, क्या क्या बताया था भाई, आप सभी लोग कुछ बताओ। आपको बता दूं कि जो है इसका पूरा कोर्स ही लॉन्च कर दिया गया है। हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स लॉन्च किया गया है। मात्र और मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा। अगर आप में से जिसको भी कोर्स लेना है तो आप, हमारा नंबर है 9161936062। यहाँ पर आपकी क्लासेस लगभग 11-12 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप उन क्लासेस को मिलेगी और आपको पीडीएफ में मिलेगी। ये क्लास आपको यूट्यूब पर दे दी जा रही ताकि इस वीडियो से मिड टर्म की परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। अर्थात उपन्यास है, यानी कि झांसी की रानी उपन्यास है, इससे एक प्रश्न आपका बनेगा। यानी लगभग अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो 5-6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे 15 में से। ठीक है, यानी आधा कवर कर लेंगे आप। ठीक, तो उपन्यास के बारे में आपको पता है उपन्यास किसे कहते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 9161936062 व्हाट्सअप नंबर है मेरा खुद का। कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप पे आप लिखेंगे कि सर मुझे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। मैं आपको एक प्रकार से एक क्यूआर कोड सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये, चाहे गूगल पे, फोन पे, कुछ भी आप चलाते हैं या किसी, अगर आप नहीं चलाते हैं चलाती हैं तो किसी दूसरे से आप सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, और बस उसका बोल दीजिएगा उससे जो सेंड करे कि स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास भेज दे। यानी कि मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट आ जाएगी, आप उससे स्क्रीनशॉट लेकर के और हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। ठीक है, और वहां पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेंगे। और मजेदार बात यह है कि और भी सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी उस ग्रुप में दे दिए जाते हैं। जैसे कि हिंदी का अगर आपने कोर्स लिया है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि और भी सब्जेक्ट के पीडीएफ वगैरह जो भी बनेंगे या बनते हैं, फिर और जो क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती है वहां पर। तो आप अगर ये सुविधा लेना चाहते तो बिल्कुल लीजिए। मात्र 100 रुपये में सबसे कम प्राइस पर कोर्स रख दिया गया है। अब आइए हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य हिंदी गद्य में झांसी की रानी जो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा रचित, उसके सारांश और समीक्षा के बारे में। एक प्रश्न यहाँ से 100% आपका आने वाला है। चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम उपन्यास के बारे में जानेंगे कि उपन्यास क्या है। आपको पता होगा कि उपन्यास के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा करी थी, उपन्यास चैप्टर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो उपन्यास चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि उपन्यास जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है। उप माने होता है एक प्रकार से क्या, उप और न्यास से हुई। उप माने क्या होता है, समीप, और न्यास माने होता है रखना या थाती, जिसको आप बोल सकते हैं। यानी कि जो समीप रखी वस्तु जो होती है, जीवन के समीप लाने वाली जो एक प्रकार से कृति या वस्तु, उसी को हम उपन्यास कहते हैं। ऐसी कृति या ऐसी रचना जो कि हमको जीवन के नज़दीक ले जाती है या हमको समीप ले जाती है, किसके, जीवन के समीप ले जाती है, वो वस्तु या वो रचना उपन्यास कहलाता है। ठीक है, उप माने क्या होता
होता है? समीप। उप उपन्यास दो शब्दों से मिलकर के बना, उप और न्यास। उप माने होता है जो है एक प्रकार से समीप यानी निकट, और न्यास माने क्या होता है? रखना। ठीक है, न्यास माने क्या होता है? रखना। आपको पता होगा शिलान्यास होता है, तो शिला प्लस न्यास यानी शिला को रखना, एक प्रकार से उसी को शिलान्यास कहते हैं। ठीक, जिसको आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि स्थापित करना, फाउंडेशन रखना, ये चीज। ठीक, तो न्यास ये होता है। कुल मिलाकर के आपको ये, और उपन्यास के लिए अंग्रेजी में जो शब्द चलता है उसको हम अंग्रेजी में उपन्यास को नोबल कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, यही उपन्यास का मूल तत्व है। तो उपन्यास का विकास जो हुआ है आप सभी को पता होगा। उपन्यास विकास की अगर मैं बात करूं तो उपन्यास तो प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास यानी प्रेमचंद जी को अगर आधार बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पूर्व प्रेमचंद युग में उपन्यास लिखे गए, कुछ प्रेमचंद युग में उपन्यास लिखे गए और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास भी है, यानी कि उसमें आप देखेंगे एक स्वतंत्रता युग यानी 1936 से 1947 के बीच के जो उपन्यास हैं उसको हम प्राक स्वतंत्र युग कहते हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्र युग के उपन्यास हैं 1947 के बाद वाले अब तक जो उपन्यास लिखे गए वो सब 1947 के बाद रखे गए। तो कुल मिलाकर के मुंशी प्रेमचंद की बात की, उपन्यास सम्राट उनको कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के जन्म से पहले जितने उपन्यास लिखे गए, जितने भी उपन्यासकार हुए हैं उनको हम मतलब कि प्रेमचंद मतलब कि पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, और जो प्रेमचंद जी के जन्म से एक प्रकार से प्रेरित रहे तो उनके बारे में। तो पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों में आप सभी को पता होगा 1857 की स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और इसके बाद में तमाम सारे राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम प्रकार के परिदृश्य में परिवर्तन होता है। और यहीं से आप देखते हैं कि जो समाज होता है उस समाज में परिवर्तन होता है। चूंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है तो साहित्य में भी परिवर्तन होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हो गई, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो जाती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हो जाती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हो जाती है। और जब ये सारी की सारी स्थापनाएं हो जाती है मेरे भैया, तो क्या होता है कि धीरे धीरे और भी चीज़ें होती हैं, जो पश्चिमी संस्कृति है उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। भारतीय लोग भी एक प्रकार से पूरे विश्व जुड़ने लगते हैं, पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता है, और इन सभी के होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में विचार उत्पन्न होता है। और उससे पहले आप देखिएगा जो उपन्यास का विकास भारतेंदु युग में हुआ, और खास करके आप देखेंगे तब क्या था कि भारतेंदु युग से पहले कोई उपन्यास जैसी कोई धारणा नहीं थी, कोई विधा नहीं थी हिंदी साहित्य में, खास करके चूंकि उससे पहले रचनाएं आपकी लिखी जा रही थी, भाषा थी मतलब कि काव्य भाषा ही, मतलब सारी चीज़ें काव्य में रचनाएं हो रही थी, गद्य में केवल पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहा था। ऐसे में उपन्यास का उदय जो एक प्रकार से होता है। और उपन्यासों की अगर मैं बात करूं खास करके, तो उपन्यास में सबसे पहला उपन्यास जो माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने बताया कि सबसे पहला उपन्यास है, पहला और मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास थे, उन्होंने लिखा था उस उपन्यास को, उसका नाम है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी में लिखा। इसी को माना जाता है पहला उपन्यास। जबकि विजय शंकर मल्ल और श्रद्धाराम, मतलब कि जो विजय शंकर मल्ल है उन्होंने श्रद्धाराम फिल्लौरी जो थे उनका उपन्यास एक है भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हो गया था, उसको बताया। और इसके अलावा गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी, एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, गौरी दत्त ने लिखा है पंडित जी, तो इन्होंने 1870 में ही प्रकाशन हो गया था, तो इसको पहला माना। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा तमाम सारे वाद विवादों को चलते हुए परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने जिस पर मोहर लगा दी, अधिकतर लोगों ने उस पर भी एक प्रकार से चीज़ों को बयां कर दिया। कुल मिलाकर के आप देखेंगे उपन्यास कई होते, कुछ घटना प्रधान उपन्यास होते हैं, जैसे कि चंद्रकांता हो गया, ठीक है, अब कुछ ऐसे भूतनाथ हो गया, तो ये सब घटना प्रधान उपन्यास हैं। इसके अलावा जासूस की भूल, सरकटी लाश, जासूसी पर जासूसी, ठीक है, और इसके अलावा खूनी औरत के साथ खून, मिस जोहरा, किस्मत का खेल, कटा हुआ सिर, ये सब किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। जासूसी वाले जितने उपन्यास आपको मिलेंगे ये सब उपन्यास किसके हैं, जासूसी वाले और तिलस्मी वाले उपन्यास, ये आप देखिएगा कि ये देवकीनंदन खत्री वगैरह के आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो है, और जो है इसके अलावा आप देखेंगे कि
गोपाल राम गहमरी के जासूसी संबंध बहुत सारे उपन्यास, जासूसी पर जासूसी, जासूस की भूल, सरकटीलास, ये सब गोपाल राम गहमरी एक प्रकार से उपन्यासों में नाम। तो कुल मिलाकर के ये सारे उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास। कुछ उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं, उसमें मथुरा प्रसाद शर्मा हो गए, ठीक है, उनका नूरजहां बेगम और जहांगीर वाला उपन्यास हो गया। इसके अलावा तमाम प्रकार के उपन्यास आते हैं। और खास करके जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, ये किस मतलब कि उपन्यासकार, इनका जो झांसी का रानी उपन्यास है ये भी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। तो ऐतिहासिक उपन्यास को हमको पढ़ना है। और सामाजिक उपन्यास भी तमाम सारे हैं, आप चर्चा करते रहेंगे। उपन्यास वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। वैसे प्रेमचंद युग में भी कई सारे उपन्यास लिखे गए। अच्छा, ये जो उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद से पूर्व युग में 3 प्रकार के घटना प्रधान उपन्यास लिखे गए थे, एक ऐतिहासिक और एक सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे प्रेमचंद से पहले। अब प्रेमचंद युग आता है तो उसमें खास करके कुछ आदर्शवादी उपन्यास लिखे गए, यथार्थवादी उपन्यास, रोमांटिक उपन्यास और भावात्मक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास बहुत सारे लिखे गए। उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा वगैरह बड़ी फेमस थी। प्रेमचंदोत्तर युग में आप देखेंगे धीरे धीरे आते आते और भी तमाम प्रकार के, एक प्रकार से प्रेमचंद के बाद में 2 काल होता है। एक तो स्वतंत्रता युग यानी कि 1936 से, यानी कि जो जिसमें आप देखेंगे कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद विचारधाराएं चल रही थी। तो उसमें खास करके मनोविश्लेषणवाद एक प्रकार से अज्ञे के द्वारा, ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें थी। व्यक्तिवादी उपन्यास लिखे जा रहे थे, समाजवादी उपन्यास, और स्वतंत्रता युग में खास करके तमाम सारी चीज़ों का मतलब एक प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से आप देखिएगा उस पर निबंध लिखे जा रहे थे। मनोविश्लेषणवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी विचारधाराओं से युक्त उपन्यास लिखे जा रहे थे। कमलेश्वर यशपाल, निर्मल वर्मा, तमाम प्रकार, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, ये ऐसे उपन्यासकार थे जो इस युग में लिख रहे थे। अब हम ये उपन्यास के बारे में कुछ बातें मैंने थी जो मैंने आपको बता दी। उपन्यास के मुख्य रूप से खास करके आप सभी को पता होगा, उपन्यास के जो तत्व होते हैं आप सभी को पता होगा। पहला होता है कथानक, दूसरा आप बोल सकते हो जैसे कि जो डायलॉग होते, कथोपकथन होता है, तीसरा जो होता है आपका पात्र चरित्र चित्रण वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चौथा आप मान सकते हो भाषा शैली, पांचवा मान सकते हो आप, छठवा मान सकते हो, मतलब पांचवा उद्देश्य मान सकते हो, और एक और बच रहा है आपका, ठीक है, यानी देश काल और वातावरण, ये हो गए। तो यानी कि ये 6 उपन्यास के प्रमुख तत्व होते हैं। इन्हीं के तत्वों के आधार पर ही हम किसी उपन्यास की समीक्षा वगैरह किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आइए थोड़ा सा हम इसकी उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा जी का जीवन परिचय पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिरकार वृंदावन लाल वर्मा जी के जीवन परिचय से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा जी की बात की जाए तो इनका अवतरण जो हुआ था, यानी इनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म की डेट है 9 जनवरी 1889 ईस्वी। डेट याद रख लीजिएगा, कौन सा डेट है भाई, 9 जनवरी 1889 ईस्वी को वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मऊ जो है मऊ रानीपुर स्थान है, गांव है, झांसी जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में झांसी जिला पड़ता है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम अयोध्या प्रसाद था और इनके मतलब विद्या गुरु जो थे वो स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित जी थे। इसके अलावा जो वृंदावन लाल वर्मा जी थे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। और ख़ास करके आप देखेंगे सन 1916 ईस्वी में वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण करने के उपरांत इन्होंने क्या किया, पेशे के रूप में उसको वकालत अपनाई और वकालत करने लगे। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसी के साथ साथ वकालत करने के साथ साथ साहित्य लेखन में भी रुचि लेने लगे और साहित्य लेखन में अच्छा कार्य करने लगे। धीरे धीरे क्या होता है कि समय बीतता है, 1958 ईस्वी का समय आया। 1958 ईस्वी में ये आगरा विश्वविद्यालय जो पढ़ता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पढ़ती है, तो आगरा विश्वविद्यालय ने क्या किया, इन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। और ठीक है, डायरेक्टिव ऑफ लिटरेचर जिसको बोलते, तो उसकी उपाधि से इनको विभूषित किया। और धीरे धीरे और समय बीतता है खास करके, और इनको खास करके इनको सन 1905 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान भी मिला था। और 23 जनवरी 1989 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। जन्म कब हुआ था भाई, इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो जन्म की बात की जाए तो 1889 को जन्म हुआ था। मृत्यु 1989 23 जनवरी को हुई थी। और जन्म इनका किस महीने में हुआ था, तो जन्म जो हुआ था ये 9 जनवरी को हुआ था और 23 जनवरी की मृत्यु हुई थी। अधिकतर आप देखिएगा, एक मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, जन्म जिस महीने में होता है अधिकतर लोगों की मृत्यु भी उसी महीने में होती है। ये खास करके आप देखेंगे ये संजोग होता है कहीं कहीं पर। अधिकतर लोग जो मिलते हैं, अधिकतर मतलब सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग 60% या 60% लोग ऐसे होते हैं।
तो इनका देहावसान यानी मृत्यु। तो इतना सब आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हो वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से, चूंकि ये उपन्यासकार रहे हैं, खास करके ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को एक प्रकार से आधार बना करके लिखा। और ये जिस समय के उपन्यासकार हैं, आप देखिएगा 1889 में पैदा होते हैं और 1900 मतलब 1900 तक एक प्रकार से सारी चीज़ें 19वीं शताब्दी मतलब कि 19वीं शताब्दी में लगभग करते रहे, आप देखेंगे। ठीक है, तो सॉरी 20वीं शताब्दी में। ठीक, तो आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में खास करके ये उपन्यास लिखते रहे। तो इनके उपन्यासों में एक प्रकार से अलग सी रौनक, चूँकि उस समय जब भारत एक प्रकार से मतलब स्वतंत्रता भारत को मिली नहीं थी, भारत लगातार लड़ रहा था, तो उस समय में क्या था कि ऐतिहासिक मुद्दों को ज़्यादा कवि चाहे लेखक वो सब उठाते थे। और ऐतिहासिक चीज़ों जो हमारा, चूँकि अतीत का गौरव गान करना, ये आप देखेंगे द्विवेदी युग और भारतेंदु युग, इन सभी का एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य भी रहा था। ये लोग अतीत का गौरव गान करते थे, जिससे क्या हो कि जो वर्तमान पीढ़ी की जनता है वो थोड़ा सा क्या हो सके, सजग हो सके, जाग सके। तो इसी पर उपन्यास लिखे गए। चूँकि ऐतिहासिक उपन्यास आप देखेंगे कब लिखे जाएंगे, जब इतिहास की ज़रूरत पड़ेगी, जब इतिहास से हमको कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ना वो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जाएंगे। तो बात कुछ वही थी। और इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जो है भारतीय सांस्कृतिक गौरव की रक्षा की और सांस्कृतिक त्याग में आदर्श को स्थापित किया। ऐसे आदर्श को जो कि त्याग के लिए जाना जाता है। ठीक, चूंकि आप देखिए आदर्श मतलब समझ रहे हैं आइडियल। अब आइडियल किसको मान सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र हो गए, ठीक है। और जो पुराने, जैसे आपके पुराने बहुत सारे राजा महाराजा हो गए जो प्राचीन काल में थे, जिन्होंने डट करके सामना किया था, लड़ा था, बहुत सारे जो विदेशी आक्रांताएं थे उनसे लड़ा था, उनको यहाँ से खदेड़ा था। और ख़ास करके आज अंग्रेज़ों के चंगुल में जो हिंदुस्तान फंसा हुआ है, इसको कैसे मतलब कि भगाया जाए, इसके लिए इतिहास से हमको सीखना चाहिए। ऐसा आदर्श सिखाने का प्रयास वृंदावन लाल वर्मा जी ही नहीं अपितु बहुत सारे लोग कर रहे थे। उस समय के जितने भी उपन्यासकार रहे हैं, चाहे कहानीकार रहे, चाहे कथाकार रहे हैं, सभी लोग या जो है कवि लोग रहे, सभी लोगों ने ऐसा किया। आज की हाल में बताऊं तो आज सभी को पता होगा कि भारत जो है वो हार गया। और यार ऐसा हार एक प्रकार से थोड़ा सा बुरा लगता है जब देखो कि एक तरफा मैच हारवा दिया और आज उन्हीं अंग्रेज़ों से फिर हम हार गए। हमें लग रहा था कि मतलब इंडिया अपनी जो टीम है, ये छोटे छोटे जो टीम वाले होते हैं उनको खूब इतना ज़्यादा मतलब कि जो है मार करके जीत लेती है। अब इसमें जो जहाँ पर इनको मारना था वहाँ मारे ही नहीं। और ख़ास करके क्या होता है कि ये लोग डर डर करके, देखिएगा रोहित शर्मा और केएल राहुल जब शुरुआत में आते हैं तब बहुत डर डर के खेलते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कि जो है ज़बरदस्ती खेल रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है इन दोनों को। शुरुआत से वो दोनों लोग देखिए इतना मतलब उनके ऊपर भी प्रेशर था कि पिच कैसी होगी, क्या होगा, क्या शुरुआत से ले चौवे छक्का मारी वसायद हिंदू। तो ये चीज़ होती है ना, एक प्रकार से कॉन्फिडेंस भी रखना होता है। तो आपको परीक्षा में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना परम आवश्यक है। ठीक, आगे समझते हैं। तो खास करके वृंदावन लाल वर्मा जी ने सांस्कृतिक त्याग में आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से। अपने आदर्शों की स्थापना की निमित्त वे परिस्थितियों से समझौता नहीं करते थे। वर्मा जी की बात की जाए तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यासकार माने जा सकते हैं और थे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपसे पूछे कि वृंदावन लाल वर्मा जी कैसे उपन्यासकार थे, तो भैया ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। ऐतिहासिक उपन्यास का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक उपन्यास उसी समय लिखे जाएंगे जब खास करके इतिहास की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि भारत पर एक प्रकार से भारत को अपने औपनिवेशिक चंगल में जकड़े हुए था इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन, तो उस समय में ऐसे उपन्यास का लिखा जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये समझौता नहीं करते थे। और सामाजिक उपन्यासकार भी थे, सामाजिक रूढ़ियों पर भी लिखा, इसीलिए उनको हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी बन सकता है कि सर वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है हिंदी का, तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा आप देखिएगा तमाम सारे उपन्यास लिखे गए। जो शुरुआती उपन्यास है इनके, यानी प्रारंभिक उपन्यास, उनमें पहला उपन्यास है संगम। संगम उपन्यास इनका जो है उसको लिखा 1927 ईस्वी में, मतलब कि लिखा मतलब प्रकाशन हुआ 1927 में। जब भी मैं सन की बात करूंगा तो इसका मतलब उसमें प्रकाशन हुआ इसका। इसके अलावा प्रत्यागत उपन्यास जो है इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। लगन जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1928 में हुआ। कुंडली चक्र का प्रकाशन एक प्रकार से हुआ। इसके अलावा प्रेम की भेद,
प्रकाशन याद करना उतना आवश्यक नहीं, लेकिन ये जानना इसलिए चूंकि 1927 तक आते आते आप देखिएगा इनका एक प्रकार से साहित्यिक लेखन जो होता है जबरदस्त तरीके से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो प्रारंभिक उपन्यासों में संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद, ये सब उपन्यास इनके लिखे गए। धीरे धीरे क्या हुआ, इनके उपन्यासों में और थोड़ा सा क्या आती गई, जो है एक प्रकार से तारतम्यता और समन्वयता आती गई, और इतिहास से हम कैसा सीख सकते हैं वो सब आता गया। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास जो है ये बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित आपको मिलेंगे अधिकतर, और उनमें से मैं अगर नाम आपको गिनाऊं तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। पहला है आपका गण कुंडार। तो गण कुंडार जो है एक प्रकार से 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। इसके अलावा विराटा की पद्मिनी, ये भी 1936 में प्रकाशन हुआ, इसका बड़ा जबरदस्त उपन्यास है। इसके अलावा मृगनयनी जो उपन्यास है 1950 में प्रकाशन हुआ। टूटे कांटे 1954 में प्रकाशन हुआ। देखिए 1928 1936 में जितने भी इनके उपन्यास मिलेंगे आपको, इन उपन्यासों में खास करके आप देखिएगा तो ये ऐतिहासिकता से जो है भरे पड़े थे। और ऐतिहासिकता जरूरी नहीं कि जब ये भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था उसी समय लिखा, गुलामी के बाद भी लिखा और गुलामी से पहले भी ये लिखते रहे थे। ठीक है, दोनों में लिखा इन्होंने। इसके अलावा अहिल्याबाई उपन्यास है इनका 1955 ईस्वी में। ठीक, इसके अलावा भुवन विक्रम 1957 में प्रकाशन हुआ इस उपन्यास का। माधोजी सिंधिया पर इन्होंने उपन्यास लिखा, 1957 में प्रकाशन हुआ। झांसी की रानी उपन्यास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सिलेबस में है, उसका प्रकाशन कब हुआ भैया? 1946 में हुआ। तो 1946 में कौन सा उपन्यास इन्होंने लिखा था भाई? कौन सा उपन्यास लिखा इन्होंने? तो वो उपन्यास लिखा भाई, कौन सा उपन्यास? झांसी की रानी जो उपन्यास है 1946 में लिखा। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगला उपन्यास है कचनार। कचनार का प्रकाशन हुआ 1948 में, उसके 2 सालों के बाद में। फिर कुछ दिन तक इन्होंने उपन्यासों का सृजन नहीं किया। उसके बाद में रामगढ़ की रानी पर उपन्यास लिखा 1961 में। इसके अलावा महारानी दुर्गावती का उपन्यास लिखा 1964 ईस्वी में उन पर। कीचड़ और कमल नाम का उपन्यास लिखा 1964 ईस्वी में। 1966 में 2 वर्षों के बाद में आपने सोती आग नामक उपन्यास लिखा। इसके अलावा देवगढ़ की मुस्कान 1973 में उपन्यास लिखा। और आप देखेंगे 23 जनवरी 1989 को मृत्यु हो जाती है इनकी। तो एक प्रकार से देखिएगा इनका बड़ा ज़बरदस्त उपन्यासों में नाम आता है, और उपन्यासकार के रूप में बहुत ज़बरदस्त नाम आता है। वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं, खास करके इनको श्रेणी दे दी गई चूँकि वो भी इन्हीं की तरह ही थे। तो ये आप देखेंगे कि एक प्रकार से ज़बरदस्त इनका कृतित्व रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास करके आगे वर्मा जी की अगर मैं बात करूँ तो वर्मा जी जो थे, इन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से क्या किया कि समाज के सभी वर्गों में मातृभूमि एवं राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। जिस समय लोगों को लग रहा था कि राष्ट्र प्रेम जैसी कोई, आप देखेंगे कि पहले भारतीयों को यहाँ तक नहीं पता था कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है। मैं जो वास्तविक चीज़ है इसको समझाना चाहूँगा। बीच में ऐसी स्थिति आई थी, क्योंकि हम सत्यता से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। हुआ कुछ ऐसा कि देखेंगे छोटे छोटे राज्य भारत में बटे हुए थे, आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, और जब अपसय में तमाम प्रकार के फूट है तो फिर बाहर वाला तो मौज लेबे करे। तो एक प्रकार से अंग्रेज ने फिर क्या लिया, 2 साल तक एक प्रकार से मौज लेते गए, आराम से लूटते गए हम लोगों को, और हम लोग लूटते गए। ये चीज़ थी। अब जब घरहीन में एक प्रकार से कहते नहीं घर के भेदी लंका ढावे, तो हम ही लोग उसको भेदी बनाता था, हम ही लोगों पर वार करता था, हमारे कच्चा माल उठावे, हम ही से का सब, हम ही लोगों से बनवावे और हम ही लोगों से आग बेच दे हम ही लोगों का। तो आप सोचो कितना आदम मूर्ख बनाने की एक प्रक्रिया यहाँ से माल कच्चा भेज देता रेलगाड़ी से, सब धन, यानी इंडिया को ऐसा चूसा है मच्छरों की तरह, मतलब ब्रिटेन वालों ने। वैसे ब्रिटेन वालों ने जो लोग आए सभी लोग इंडिया, चूंकि इंडिया में क्या था, सोने की चिड़िया थी, खूब चिड़िया के दांत एक एक ठुई के पंख के एक जो है जो बोलते हैं सब कुछ बीन ले गए थे यहाँ से। तो वर्मा जी ने क्या किया, मातृभूमि और राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया। ठीक, कि राष्ट्र प्रेम होता क्या, लोग केवल अपने राज्य को राष्ट्र प्रेम समझते थे कि हमारे राजा बस हम ही हैं जो है, मतलब एक एरिया, और अखंड भारत के स्तर पर या उससे एक उच्च स्तर पर सोचना कि भारत पूरा है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के और उधर जो है उत्तरांचल मतलब कि पूर्वांचल की पहाड़ियों तक। ठीक है, ये सब समाज में जो कमज़ोर वर्ग था, जो निर्बल वर्ग समझे जाने वाली जो रानी जो है जाने वाली नारी को एक प्रकार से, जिसको लोग प्रकार से नारी शक्ति बीच में क्या होती, थोड़ा सा डाउन होती है, तो उस नारी शक्ति को एक प्रकार से परिपूर्ण बताया। और इनके अधिकतर उपन्यास आप देखिएगा नारी शक्ति को के उत्थान को प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे विराटा की पद्मिनी 1936 में। इसके अलावा आप देखिएगा अहिल्याबाई उपन्यास 1955 का,
आप देखेंगे जो झांसी की रानी 1946 में लिखा, तो ये सब ऐसे उपन्यास हैं जो कि इसके अलावा रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, तो ये सब ऐसे उपन्यास हैं जो कि नारी शक्ति को दिखाते हैं। नारी शक्ति यानी नारी शक्ति में दुर्गा का रूप दिखाने का प्रयास, कि भारत की नारियों में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, तो पुरुषों में कितनी ताकत होगी, इस प्रकार से दिखाने का प्रयास, यह मंतव्य था इनके लिखने का। आगे और खास करके वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों के नारी पात्रों के विषम परिस्थिति का सामना करने की असीम शक्ति भी विद्यमान थी, चाहे वो एक प्रकार से महारानी दुर्गावती हो, चाहे रामगढ़ की रानी हो, चाहे झांसी की रानी हो। इसके अलावा चाहे वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे रानी अहिल्याबाई हो, चाहे बिराटा की पद्मिनी हो, कुमुद हो, या फिर जो है गढ़ कुम्हार की हेमवती एक प्रकार से हो, या कचनार की कचनार देवी हो, या रामगढ़ की जो है अवंती बाई हो, सभी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का सामना करती थीं ये रानियाँ, चुनौतीपूर्ण ढंग से करती थीं, डर दब के नहीं रहती थीं, और इनके अतुलनीय त्याग और बलिदान की कथा को वर्मा जी ने दर्शाया है अपने उपन्यासों में। यानी नारी जाति, जहाँ पर एक प्रकार से नारियों को लोग सोचते कि ये घर में जो है चौका बेलना और रोटी बनाने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके हाथ में तलवार, उनके हाथ में भाला, उनके हाथ में बर्छी, उनके हाथ में तीर धनुष दिखाने का प्रयास, और दिखाने का क्या, वास्तविक चीज़ों को सामने लाने का प्रयास। क्योंकि हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं पे दाबा गया, हमारे इतिहास को, जो इतिहास था वास्तविक, उसको नहीं पढ़ाया जाता। झांसी की रानी जो चैप्टर है, या महारानी या अहिल्याबाई या कुछ भी जो रहा हो, जितने भी अवंती बाई हो, पद्मिनी हो, हेमवती हो, अहिल्याबाई हो, इन सभी के बारे में आप देखेंगे कि इतिहास में जानकारी उतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं मिलती है। इतिहास में इनके बारे में बड़ा बड़ा चैप्टर रखना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से इसमें केवल हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, हम लोगों को इसमें एक प्रकार से आप देखेंगे कि मध्यकाल में खूब अच्छे तरीके से इतना जो विदेशी आक्रांता है उन्हीं का शौर्य पराक्रम बताओ, उन्हीं के बारे में सुनते रहो, ठीक है, उन्हीं पर सीरियल वगैरह बनता। तो बाद में आकर के जब ये सब चीज़ें होती गई धीरे धीरे करके, तो अब तो सारी चीज़ें बनने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ दबी हुई थी उसको इन्होंने खोद करके निकालने का प्रयास किया। इन चीज़ों को आप लिखेंगे ज़बरदस्त तरीके से आपको नंबर मिलेगा। आगे समझिएगा, वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के ही नहीं वरन विश्व साहित्य के अमर कथाकार हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि ये हिंदी साहित्य के ही एक प्रकार से उपन्यासों में ख्याति प्राप्त की है, इनके उपन्यासों विदेशों में भी ख्याति प्राप्त हुई। यानी कि एक विश्व स्तर के अगर कवि के मतलब कि वो लेखक की भांति अगर इसको मतलब इनको देखें हम वृंदावन लाल वर्मा जी को, तो जबरदस्त तरीके से सामने आते हैं। साहित्य संसार में प्रेमचंद की समता रखने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। बुंदेलखंड के जीवन मूल्य और सांस्कृतिक उपलब्धि को उदात्त पहचान दिलाने में एक प्रकार से कारगर सिद्ध हुए वृंदावन लाल वर्मा जी। और हिंदी के पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने आंचलिकता थी उसको पहचान दिया। आंचलिकता माने होता है गांव की चीज़ों को, अंचल की चीज़ों को, अंचल माने होता है गांव। कुछ लोग पहले क्या होता था, आप देखेंगे पहले के राजा महाराजाओं के बारे में केवल कहानी कथा और जो कुछ भी लिखी जा रही थी, कहानी आपने कभी सुनी होगी तो एक राजा था एक रानी थी, राजा रानी कहानी ना सुनी थी। कभी आपने एक प्रकार से सुना था कि एक प्रकार से किसी गरीब की कहानी, कभी किसी ऐसे तबके की कहानी जो कि एक प्रकार से हमेशा एक प्रकार से जो है उतना ज़्यादा सम्मान ना पाता हो समाज में। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, नारी जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमेशा राजा के रोल को एक प्रकार से जहां लोग आगे बढ़ा रहे थे वहीं पर रानी के रोल को आगे बढ़ाने का प्रयास, उस पर अपनी लेखनी चलाने का प्रयास, और एक प्रकार से लगभग बहुत हद तक इन्होंने जो प्रयास किया वो सफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाँव की चीज़ें जो थी उसको भी उजागर करने का प्रयास किया। लोग इसको लिखने से पहले सोचते हैं गांव के लोग, मतलब कि गांव की चीज़ों को कौन करेगा या कौन पढ़ेगा या क्या, लेकिन उस पर उसको सबको ध्यान में ना रखते हुए, उन सभी को नेगलेक्ट करते हुए, आंचलिकता पर विशेष ध्यान देते हुए उस पर अपने उपन्यासों को लिखने का प्रयास। अब झांसी की रानी उपन्यास जो है इसके पाठ के सारांश को हम समझेंगे, और उसके जस्ट बाद झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की जो समीक्षा है उपन्यास की उसको समझेंगे। ओके, समझते हैं भाई थोड़ा सा हम पाठ के सारांश को जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा आसानी से लिख दीजिएगा ये सब। देखिए, साहित्य सृजन करने वाले कथाकार जो हैं वृंदावन लाल वर्मा, वो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा था। चूंकि वाल्टर स्कॉट जो थे इन्होंने भी ऐतिहासिक उपन्यासकारों में महारत हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार से जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं इन्होंने भी ऐतिहासिक उपन्यासकारों में इनका नाम सर्वश्रेष्ठ आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झांसी की रानी जो उपन्यास है
इसका प्रकाशन हुआ 1946 ईस्वी में और हिंदी का सर्वाधिक विख्यात ऐतिहासिक उपन्यास है, ये बात ध्यान रखेंगे, जिसे वर्मा जी ऐतिहासिक तथ्यों की खोज संपूर्ण मनोयोग से करके किया है। यानी कि पहले इस पर रिसर्च करी है, इसके बारे में अच्छे तरीके से शोध किया और उस शोध के बारे में जो उनको जानकारी मिली उसके बाद में लिखा। तथ्य यह भी है कि दीवान आनंद राय जो है मेरे वर्मा जी के परदादा थे। कौन थे भाई वर्मा जी के परदादा? तो ये वर्मा जी के चूंकि परदादा थे आनंद राय जी, और रानी लक्ष्मीबाई की ओर से लड़ते लड़ते जो थे 1858 ईस्वी में मऊ की लड़ाई में मारे गए थे। जब 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, संग्राम चल रहा था, तो उसी की लड़ाई में इनके परदादा जो थे आनंद राय जी दीवान थे किसके? रानी लक्ष्मीबाई जी के यहाँ पे, तो वो मारे गए थे। और जब मेरी परदादी का देहांत हुआ तो ये कहते हैं कि मैं 8 से 10 वर्ष का था जब मेरी परदादी का क्या हुआ था? देहांत हुआ था। यानी इनकी जो परदादी थी, यानी दादी की एक प्रकार से सास जी जो थी, यानी परदादी, ठीक, यानी इनके दादाजी के पिताजी इनके हो गए परदादा, ठीक है, और उनकी पत्नी परदादी हो गई। क्लियर हो गई बातें? तो आप देखेंगे कि इनकी परदादी का देहांत हुआ था तब वृंदाबलाल वर्मा जी 8 से 10 साल के थे। तब परदादी से रानी के विषय में बहुत सी कहानियाँ ये सुना करते थे और उन्होंने रानी को देखा था। किन्होंने देखा था भाई? वृंदाबलाल वर्मा जी की जो परदादी थी, इन्होंने रानी को देखा था, रानी के बारे में जाना था और इन्होंने भी कहीं ना कहीं पे रानी के बारे में सुना भी था, जाना था, रानी को देखा भी था। लेकिन कहानी को सुनने पर भी मतलब कि भी विश्वास इनको नहीं हुआ, जबकि कहानी इनके मतलब कि घर के लोग ही उनसे संबंधित थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने क्या किया, केवल सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास नहीं किया, काफ़ी खोज की इस पर। इस उपन्यास को लिखने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी खोज करी और तमाम सारे खोज करने के बाद में सत्य और तथ्य एवं निष्कर्ष को निकाला और उसी के आधार पर झांसी की रानी जो उपन्यास है आज जिसका हम एक प्रकार से पठन और अध्ययन कर रहे हैं, उसको लिखने का प्रयास किया। झांसी का रानी उपन्यास ना केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ना केवल एक साहित्यिक उपन्यास है, ना केवल हिंदी का एक उपन्यास है, जबकि उस समय 1946 में लिखा गया यह उपन्यास जो भारतीयता है या भारत की जो एक प्रकार से जो इतिहास का जो एक प्रकार से अतीत है उसका गौरवगान है और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए आज भी प्रासंगिक है। एक स्त्री जिसके पति कहीं न कहीं पे मर जाते हैं, जिसके पति का देहांत हो जाता है, आप देखते हैं दुर्भाग्यवश से निधन हो जाता है गंगाधर राव जी का, और उस समय उनका छोटा सा बच्चा है उसको बांध करके अपने एक प्रकार से पेट में, और इस प्रकार से लड़ाई लड़ना, ये एक प्रकार से शूरवीरता को दिखाने का प्रयास। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुकता नहीं है, जरा नीचे से हाथ लगाए तो रखे, या बर्फ बनने तो हौसला बनाए रखे। यानी धैर्य बहुत जरूरी होता है। परिस्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ एक प्रकार से विश्वास, पक्की इरादा होना परम आवश्यक है। मेरे पिताजी भी ये बात एक प्रकार से बार बार कहते हैं कि दृढ़ संकल्प, पक्की इरादा हर काम को आसान बना देती है। तो वो एक प्रकार से ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इसको दिखाने का प्रयास, वर्तमान पीढ़ी के लिए एक मोटिवेशन है ये उपन्यास, ठीक है। तो ये सब आप लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसके अलावा झांसी की रानी उपन्यास जो है एक विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। विशुद्ध माने होता है बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नीक, बहुत एक प्रकार जो बोलते हैं अव्वल दर्जे का ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक। और इसमें न्यूनतम रूप में कल्पना का सहारा लिया गया। न्यूनतम माने कहीं कहीं पर छिटपुट तरीके से कल्पना है। वैसे अधिकतर आप देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास को लिखते समय चूंकि उसमें निरस्ता ना आ जाए ऐतिहासिक उपन्यासों में, इसलिए जो लेखक होता है वो कपोल कल्पना करता है, अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला डालने का प्रयास करता है, ठीक है। तो उस मिर्च मसाला को डालने का जो प्रयास लेखक करता है उसको यहाँ पर कम करने का प्रयास। ऐतिहासिक तथ्य जो छुप गए थे, जिसको कोई इतिहासकार नहीं दिखाने के पक्ष में था, उसको इन्होंने आगे लाने का प्रयास किया। लेखक कहानी के रूप में पूर्व में सुन चुका था कहानी, और रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थी। लेखक ने जो है पारसनीय के ग्रंथ में पढ़ा था कि इनका सौर व्यवस्था की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। एक जो है पारसनीय था, उसने एक ग्रंथ लिखा था रानी लक्ष्मीबाई पर, यानी उसी स्थिति पर 1857 की क्रांति पर। तो उसमें इन्होंने पढ़ा था वृंदाबनलाल वर्मा जी ने कि
जो झांसी की रानी थी, इन्होंने विवशता बस लड़ाई करी थी, यानी कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि इनको लड़ना मजबूरी हो गई थी। मतलब उनकी एक प्रकार से जो शौर्य गाथा है उसका गुणगान नहीं किया था इसने, उसको एक प्रकार से डिमोटिव करने का प्रयास, यानी उसको डिमेरिट्स, उसको नीचे दबाने का प्रयास। यानी कहा कि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण से इसने लड़ा, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने को लड़ना पड़ा। अगर नहीं लड़ती तो एक प्रकार से दिक्कत होती, ये चीज इसने बताई। लेकिन जो भारतीय रानी लक्ष्मीबाई ने एक प्रकार से साहस और शौर्य को दिखाया, पता नहीं कितने अंग्रेजों को एक प्रकार से जो है पछाड़ा, मार भगाया। और ये बात जाने के मतलब कि कुछ में क्या होता है कि घर हिंद में बता देते, बहुत सारे सैनिक लोग होते थे यहाँ के भारत के ऐसे, कुछ की रुपया पैसा कुछ अगर मिल गया बस बिक जाओ। यही सबसे बड़ी चीज़ है, ले डूबा भारत को। ठीक है, उस समय नहीं, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में मोर्चा संभाला, तात्या टोपे ने कानपुर में संभाला। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर संभालने का प्रयास, कुंवर नारायण सिंह बिहार में। तो इस प्रकार से तो उन्होंने पढ़ा कि विवशता की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था, इनके अंदर जो शौर्य उत्पन्न हुआ था ऐसा बताते हैं। लेकिन वो शुरुआत से ही जो है सीखी थी। जैसे इनका कहने का मतलब था कि जब ऐसे पानी में अगर किसी को फेंके तो तैरना आप ही आप सीख लेता है, ऐसा एक प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का इसका उल्टा था, और इन्हीं चीज़ों को पढ़ा और खोजबीन किया इन्होंने। वृंदावन लाल वर्मा जी ने निष्कर्ष निकाला कि रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थी। किसके लिए? स्वराज्य, स्वराज्य माने अपने राज्य के लिए लड़ी थी, अपने देश के लिए लड़ी थी, अपने राष्ट्र के लिए लड़ी थी। इसके अलावा आप देखेंगे अपनी आत्मकथा, आप देखिएगा अपनी कहानी 1970 ईस्वी में वर्मा जी ने लिखा है कि 5वीं 6ठी कक्षा में ई मार्सडन रचित भारत का इतिहास, ई मार्सडन जो है एक इतिहासकार, इन्होंने भारत का इतिहास लिखा और अंग्रेजी में एक प्रकार से वो पढ़ाया जाता था उस समय 5वीं 6ठी क्लास में। वृंदावन वर्मा जी की जो आत्मकथा है अपनी कहानी 1970 में जिसका प्रकाशन हुआ, उसमें लिखते हैं ये बात कि भारत का इतिहास जो ग्रंथ था जो है मार्सडन का, उसको जब पढ़ाया जाता था तो उसमें एक जगह पर ये मेंशन था कि इन्होंने पढ़ा, वृंदावन लाल वर्मा जी ने क्या पढ़ा, और इसी के कारण से इसकी रचना इनको करनी पड़ी। और क्या पढ़ा था? पढ़ा कि भारत के लोग गर्म मुल्क के होने के कारण ठंडे देश के आक्रमणकारियों के आगे हारते रहे, परंतु आगे नहीं हारेंगे। लक्ष्मीबाई जो इतनी बहादुरी से लड़ी मरी, वह सब व्यर्थ गया, मन में आग लग गई, पुस्तक का वह सड़ा मतलब कि सफा फाड़ डाला। इन्होंने देखा, मतलब कि इन्होंने पढ़ा कि जो गर्म मुल्क के होने के कारण से जो भारत के लोग हैं वो ठंडे देश के जो आक्रमणकारी हैं, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनके आगे हारते रहे, परंतु आगे नहीं हारेंगे। ऐसा इन्होंने विचार, मतलब कि ये हारते रहेंगे परंतु आगे नहीं हारेंगे। इस पुस्तक में इन चीज़ों के बारे में बताया गया, आगे भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से इन्होंने इन चीज़ों को पढ़ा, तो इन्होंने किया क्या कि उस पन्ने को फाड़ दे जिसको पढ़ा, जिसमें ऐसा लिखा था। और यहीं से वर्मा जी के मन में इतिहास के स्रोतों के अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अन्वेषण माने होता है कि खूब डीप में जाकर के एकदम से खोद करके पाताल से जानकारी निकाल लाना, अन्वेषण कहलाता है। ठीक, समझ में आ रही बातें ना? तो अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। खूब डीपली चले गए वृंदावन लाल वर्मा जी और खूब अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया, ऐतिहासिक स्रोतों को टटोला, और उसके बाद में एक प्रकार से आजीवन ऐसा करते रहे, ऐतिहासिक ग्रंथों को टटोलते रहे, और जो इतिहास में जो छुपे हुए हमारे एक प्रकार से जो किरदार थे उनको पाठक के सामने, उनको जनता के सामने, उनको पर्दे के समक्ष लाने का प्रयास किया। जो पर्दे के पीछे चीज़ें छुपा दी गई थी उसको पर्दे के सामने लाने का प्रयास वृंदावन लाल वर्मा जी ने किया। इसके अलावा झांसी की रानी जो उपन्यास है उसमें रानी को आधार बना करके लिखे गए अपने इस उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वृंदावन लाल वर्मा जी कहते हैं कि रानी के प्रति अपने जिस श्रद्धा का प्रदर्शन उनके दादा ने किया था, यानी दादा का नाम मैंने आपको बताया था, दादा का क्या नाम था? दीवान थे आनंद राय जी। तो इन्होंने कहा कि रानी के प्रति अपने जिस श्रद्धा का प्रदर्शन उनके दादा ने किया था अपनी तलवार के द्वारा, वे उसी श्रद्धा का प्रदर्शन अपनी कलम के द्वारा करना चाहते थे। यानी जो एक प्रकार से उनके दादा ने रानी के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन अपनी तलवार से किया था, अपनी जान न्यौछावर कर दी थी जान के लिए,
जिए तो सदा देश के लिए, यह अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, स्वाधीन रहे यह भारतवर्ष। ऐसी विचारधारा रखने वाले परदादा इनके आनंद राय जी ने झांसी की रानी के तरफ से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया अपने देश की रक्षा के लिए। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो श्रद्धा उन्होंने रानी को तलवार के द्वारा दी थी, वृंदावन लाल वर्मा जी के मन में ये जो है बातें आ गई थी कि जो श्रद्धा हमारे परदादा ने, आनंद राय जी ने जो तलवार से दी है, अपनी बाहुबल का परिचय देते हुए दिया है, जिस श्रद्धा का प्रतीक किया है, उसी श्रद्धा को मैं अपनी लेखनी के द्वारा दूंगा। क्योंकि लेखनी कहते नहीं कि जहां न पहुंचे रवि हुआ पहुंचे कवि, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जहां न पहुंचे कवि हुआ कौन पहुंचता है, अनुभवी पहुंच जात भैया, ठीक है। तो श्रद्धा का प्रदर्शन अपनी कलम के द्वारा ये करना चाहते थे और उसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करी। और वृंदावन लाल वर्मा जी की बात की जाए तो वे यह नहीं मानते थे कि रानी लक्ष्मीबाई आपात धर्म में लिखा गया एक निर्णय था। यानी आपातकालीन स्थिति में एक प्रकार से, ऐसा नहीं कि आपातकालीन स्थिति में उनके शौर्य का एक प्रकार से प्रस्फुटन हुआ था, ऐसा नहीं है। वो उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। छत्राणी जो थी, कहते नहीं कि 12 बरस ले कुकर जीवे ओ 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का धिक्कार। जब आपके प्राणों का मोह नहीं रह जाता है तब आप युद्ध करने के योग्य होते हैं। ये होता है एक प्रकार से युद्ध का संचालन। पहले यही होता था, खास करके जब वीर गाथा काल चल रहा था, आप सभी को पता होगा। तो वीर गाथा काल में इसीलिए तो जो कवि भाट चारण हुआ करते थे, खूब बढ़ा चढ़ा करके बातें बताते थे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, धै दो डोला समर के आत्मा जे जीते ते ले उठाए। इस प्रकार से दांत उखारे भवरा नलके ते दिल्लीम करे द्वारे चार, रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच में जाए। ये सब चीज़ें जो हुआ करती थी, ये मोटिवेट करती थी लोगों को। तो एक प्रकार से ये मोटिवेशन जो है, ये कहीं ना कहीं पे रानी के मन में पहले से ही था। अंग्रेजों के वर्मा जी अंग्रेजों के प्रति रानी की लड़ाई को उनकी सादिच्छा मानते हैं, यानी कि उनकी इच्छा, मतलब उन्होंने अपनी इच्छा के द्वारा लड़ाई चुनी थी, ऐसा नहीं था। वो चाहती तो मिल जाती अंग्रेजों से, अंग्रेज लोग तो बहुत बार गए थे उनके पास कि रानी आप मिल जाइए, लेकिन उन्होंने क्या किया, तलवार चूज करी। उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी महतो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी महतो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से, ठीक, वे रानी की व्यापक भूमिका को सन 1857 ईस्वी की लड़ाई के रूप में अंकित करते हैं और अच्छे तरीके से अपने उपन्यास में बताते हैं। तो ये पाठ का थोड़ा सा सारांश आपको यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही था, जो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा समझेंगे आखिरकार इसकी समीक्षा जो होती है, उसमें तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है। वैसे ऐतिहासिक उपन्यासकार है और औपन्यासिक कला के तत्वों के हिसाब से भी ठीक ठाक उपन्यास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐतिहासिकता के मामले में भी तथ्यात्मक जानकारी इसमें मिलती है, यानी ऐतिहासिकता में कोई त्रुटि नहीं रह गई है, ये बात भी पुष्ट है। इसके अलावा पात्र और चरित्र चित्रण भी ठीक ठाक तरीके से समय समय पर आते हैं। पात्र अनुकूलित भाषा का प्रयोग भी आपको दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के एक उच्च कोटि का उपन्यास है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनका एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अगर आपसे चरित्र चित्रण पूछे तो भी आप ये चीज़ें लिख सकते हो। इसके अलावा अगर समीक्षा पूछेगा झांसी की रानी उपन्यास का औपन्यासिक कला के तत्वों के हिसाब से, तो भी आप बता सकते हो। औपन्यासिक कला के तत्वों के हिसाब से अगर पूछता तो आप क्या बताओगे भाई, तो उसमें आपको क्या बताना होता है, सबसे पहले आप हेडिंग डालते हो उसमें आत्मकथा, सॉरी कथानक। तो कथानक भी क्या है भाई, रानी लक्ष्मीबाई जो एक प्रकार से ऐतिहासिक पात्र है, उसी कथानक के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है इसकी, इस उपन्यासकार की, मतलब उपन्यास की। तो यानी ऐतिहासिक उपन्यास कथानक मतलब डायलॉग, मतलब कि इसमें चरित्र और मतलब पात्र एवं चरित्र चित्रण की बात की है तो रानी लक्ष्मीबाई एक फ्रंट पेज पे आती हैं, ठीक है, यानी कि उनके वही नायिका हैं इसकी, वही नायक है, सब कुछ वही है, ठीक। इसके अलावा देश काल की बात की तो सभी को पता होगा झांसी के इलाके का एक प्रकार से है, ठीक। और 1857 की क्रांति के समय का एक प्रकार से युद्ध का वर्णन इसमें मिलेगा। तो ये देश काल वातावरण परिस्थितियाँ थी। इसके अलावा भाषा शैली की बात की तो भाषा शैली आप सभी को पता होगा, जो है खड़ी बोली का प्रयोग आपको मिलेगा, ठीक है। भाषा सरल है, पात्र अनुकूल भाषा का प्रयोग है। शैली भी एक प्रकार से ऐतिहासिक शैली का प्रयोग किया गया है, विवरणात्मक शैली और तथ्यात्मक शैली भी दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये इस उपन्यास में है। तो आइए थोड़ा सा समीक्षा देख लेते हैं कि आखिरकार इसकी समीक्षा कैसे हम कर सकते हैं, किस प्रकार से। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समीक्षा, ठीक, जो उपन्यास है झांसी की रानी, इस उपन्यास की समीक्षा देखिए।
झांसी की रानी। और उद्देश्य क्या रहा इसका लिखने का? उद्देश्य तो सबसे लास्ट, चूंकि उद्देश्य बिना उद्देश्य के कोई चीज़ लिखी नहीं जाती ना। तो उद्देश्य इसका ये था कि जो एक प्रकार से जो भारत में व्याप्त जो एक प्रकार से जो अंग्रेजों की एक प्रकार से कहने के पे औपनिवेशिक एक प्रकार से जो अत्याचार है, इससे जनता उसे उसको समझे, और जो अपने जो एक प्रकार से जो हमारे यहाँ के जो वीरता पूर्वक जो लड़ने वाले जो हमारे ऐतिहासिक जो पात्र रहे हैं उनको पाठक के समक्ष लाना, ये रहा है। यानी अतीत जो था, यानी जो इतिहास में चीज़ें बीत गई थी, जो एक प्रकार से दबी हुई चीज़ें थी, उनको सामने लाना, पाठक के सामने लाना, ताकि जनता उनके बारे में सही जानकारी जान सके। जो ऐतिहासिक जानकारी, जो विदेशी लोगों ने ऐतिहासिक जानकारी लिखी, उन लोगों ने अपने हिसाब से लिखा, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको अपने हिसाब से लिखने का प्रयास और तथ्यात्मक और फैक्चुअल जानकारी के साथ लिखने का प्रयास वृंदावन लाल वर्मा जी के इस उपन्यास में है। तो यानी यह उद्देश्य रहा इसका। आगे समझते हैं। तो झांसी की रानी जो उपन्यास है 1946 में प्रकाशन हुआ, विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कथाकार ने कल्पना का सहारा बहुत कम मात्रा में इसमें लिया है। अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में उपन्यासकार ने सुना था कि रानी ने स्वराज के लिए लड़ाई की थी, परंतु पारस जो नीस था उसकी पुस्तक में पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई का सौर व्यवस्था की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। साहित्यिक शोधों के उपरांत उसने मतलब कि वृंदावन लाल वर्मा जी ने जब साहित्यिक शोध किया इस बात पर, तो पाया कि रानी लक्ष्मीबाई स्वराज के लिए युद्ध की थी और मतलब कोई परिस्थितियों की विवश नहीं थी। ठीक है, उन्होंने स्वराज के लिए युद्ध किया था, अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि जो भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर दिया, यह रानी लक्ष्मीबाई। अरे यार, आपके समक्ष मौत खड़ी हो और आप तलवार लेकर खड़े हो, विश्वास मानिए आज का जो युवा है वो ना भाग जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आपके समक्ष मौत खड़ी है, आप हाथ पैर तक जोड़ोगे। और ये था, लेकिन उस समय एक स्त्री घोड़े पर सवार होकर के, उसका बच्चा छोटा सा, उसको बांध करके घोड़े पर उछल उछल करके अंग्रेजों का सामना कर रही है। सर पर सर कटे जा रहे हैं, लाशें बिछ जा रही हैं एक प्रकार से। तो ये सब चीज़ें आगे। तो लक्ष्मीबाई जी की बात की जाए तो ये सब इसी में लिखना है आपको, इसकी समीक्षा में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था भाई? इनके बचपन का नाम मनु था। और रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो यह अपनी बाल्यावस्था से ही शौर्य और सौंदर्य, यानी कि पराक्रम भी था, बलशाली भी थी और सौंदर्य भी ठीक ठाक था, यानी कि सुंदर भी थी रानी लक्ष्मीबाई जी। और इसकी प्रतिमूर्ति थी। इनका विवाह जो हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह होता है। दुर्भाग्यवश क्या होता है कि गंगाधर जो राव थे उनका निधन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। अल्पकाल में, बहुत कम समय में मृत्यु हो जाती है। समय बीतता गया, यानी कालांतर माने होता है काल का अंतर, यानी समय बीतने के बाद, यानी कि समय बीतता गया, या सने सने जहाँ कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता तो इसका मतलब होता है मतलब कि समय बीतता गया। ठीक है, तो कालांतर में क्या हुआ कि युवा रानी लक्ष्मीबाई थी, मतलब कि एक प्रकार से युवा ही थी, यंग ही थी। और इन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया, क्योंकि इनके बच्चा नहीं था। ठीक है, जल्द ही निधन हो गया था इनके पति जी का। तो इनका एक प्रकार से दामोदर राव को इन्होंने गोद ले लिया। और लेकिन क्या हुआ कि चूंकि उस समय क्या था कि लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति था, वो गवर्नर जनरल था, इसी समय की बात है इतिहास में। तो लॉर्ड डलहौजी जो था उसने एक नीति बनाई थी, हड़प की नीति। और हड़प की नीति जो थी मेरे भैया, इसके तहत क्या होता था कि अगर किसी राजा के या रानी के लड़का नहीं है, किसी राजा के यहाँ पर उसका खुद का लड़का नहीं, पर्सनल लड़का, यानी कि उन दोनों के समागम से अगर कोई लड़का उत्पन्न नहीं, गोद वोद लेना मान्य नहीं होता। यानी कि वो उसने एक नीति बना दी, हड़प की नीति, यानी किसी प्रकार से राज्य को हथिया लेना है बस। ठीक है, तो जो यह रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने गोद ले लिया था दामोदर राव को। क्योंकि अगर ये गोद नहीं लेती तो क्या होता कि वो एक प्रकार से जो लॉर्ड डलहौजी था वो उसका मतलब कि रानी ये झांसी का जो राज्य है उसके मतलब कब्जे में आ जाता। ठीक, और मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि क्या हुआ कि उसने नियम में भी संशोधन करके डलहौजी ने क्या किया, हड़प की नीति एक प्रकार से उसके तहत कहा कि नहीं, गोद नहीं ले सकती हो, और इसके तहत अंग्रेजों के अधीन अब रहो, ये मान्यता स्वीकार करो। अंग्रेजों ने उसे मान्यता नहीं प्रदान की कि ये तुम्हारा लड़का होगा दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई से। अंग्रेजों की बुरी नीतियों के कारण से रानी पहले से ही बहुत नाराज रहा करती थी। और अब क्या हो गया कि उनकी नाराजगी खुल करके अंग्रेजों के सामने आ गई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अनेक अन्य देशी राजाओं के सहयोग से रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद कर दिया।
और इसके धीरे धीरे क्या होता है, इसी उपन्यास में सारी चीज़ों का मेंशन है। अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ती रहीं, किंतु अंततः क्या हुआ कि वीर गति को प्राप्त होना पड़ता है महारानी जी को। और इस स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसमें संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था। संपूर्ण उत्तर भारत में आप देखते हैं जैसे कानपुर हो गया और बिहार भी आप देखेंगे, ठीक है, उधर इधर अयोध्या हो गया यानी कि, और इधर लखनऊ हो गया, अवध का नवाब, लखनऊ के नवाब, उधर दिल्ली में बैठा एक प्रकार से बहादुर शाह जफर। तो इन सभी लोगों का एक प्रकार से प्लान ही था कुछ करने का। तो अलग अलग स्थानों पर अपने अपने यहाँ पर सभी लोग, लेकिन क्या था उस समय कोई व्हाट्सअप या कोई एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि भाई एक प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें हो जाएं। और नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का अभाव माने कोई एक लीडर नहीं था, क्योंकि उस समय जो बहादुर शाह जफर था दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, मुगल बादशाह था, वो बूढ़ा हो चुका था और उसके अंदर काबिलियत भी नहीं थी कि वो सही तरीके से मतलब कि नेतृत्व कर सके। तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा क्या हुआ था कि उसने एक प्रकार से उतना ज़्यादा रुचि नहीं, मुगल साम्राज्य भी पतन की ओर था। तो एक प्रकार से क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका पूर्ण फायदा उठाया और इस प्रकार से एक नेतृत्व नहीं होने के कारण से और एक प्रकार से एक साथ सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर विद्रोह होना प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए अंग्रेजों ने उसको दबाने में एक प्रकार से उनको मदद मिल गई। ठीक, ये चीज़ें। तो आप देखिए स्वाधीनता की इस लड़ाई में अंग्रेजों ने न केवल जीत प्राप्त करी बल्कि सभी राजाओं एवं राज्यों का दमन बहुत बुरी तरीके से कर दिया, जिससे वे कालांतर में यानी कि उसके बाद में विद्रोह के निमित्त सिर न उठा सकें। इस तरह उनको पराजित किया। जैसे कि आज क्या हुआ है, अंग्रेजों ने भारत वालों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन हार जीत एक जैसी नहीं होती है। मिलो पाकिस्तान वाले तो ये है भाई, पाकिस्तान वाला अपना बेटा है, लड़का है, तो वो भी तो है, अभी जाएगा लड़का अपना लड़ेगा। अब भाई पिताजी की उम्र हो चुकी, पिताजी ने बहुत हराया, अब थोड़ा सा लड़का खेल ले वो भी पा जाए, नहीं तो जो एक प्रकार से वो कहेगा कि पिताजी आप ही सब ले लेते हो तो हमें क्या मिलेगा। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है, अरे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है इंडियन टीम में। ठीक है, बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाती है। चले, तो इस प्रकार से क्या होता है कि उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो यह उपन्यास में यही कहानी के बारे में पूरा जो 1857 की क्रांति है इसी के इर्द गिर्द कहानी पूरी घूमती रहती है इस उपन्यास की। और इस उपन्यास में खास करके और एक चीज़ आप देखिएगा कि इस उपन्यास में आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के जो एरिया है झांसी, उस जिले में आप देखेंगे उसका नेतृत्व तो झांसी की रानी स्वयं कर रही थी। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। तो इस उपन्यास का संपूर्ण कथानक अंततः रोचक है, सरल है, प्रेरक है। प्रेरक है इसीलिए इसको एक प्रकार से लिखा गया। प्रेरक आज के युवाओं के लिए है जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर भिड़े हैं, जो यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करने में भिड़े हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है ये उपन्यास। कथाकार ने परिचय, प्रस्तावना, उदय, परिशिष्ट ये तमाम प्रकार के कथानक को ये अंग मान करके उपन्यास में प्रस्तुत किया है 4-5 भागों में। परिचय बताया पहले, प्रस्तावना लिखी, उदय बताया और परिशिष्ट। ठीक, चारों के माध्यम से। परिचय माने होता है कि भाई ये किसके मतलब बारे में उपन्यास लिखा गया। प्रस्तावना माने होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं और क्या क्या इसकी मतलब की पॉइंट्स जो होती हैं, कुंजी जिसको कहते हैं, तो वो एक प्रकार से प्रस्तावना हो गई, प्रियम्बल जिसको आप बोल सकते हो। उदय माने होता है एक प्रकार से कैसे कैसे मतलब कहानी शुरू होती है, पूरे एक प्रकार से मुख्य भाग जो है। परिशिष्ट माने बात का उपसंहार बोल सकते हो। तो इस प्रकार से इन सभी चीज पर आधार बना करके इस उपन्यास को आगे बढ़ाया। और इस उपन्यास के प्रायः सभी पात्र जो हैं उनसे संबंधित सभी घटनाएं, घटनास्थल, तिथियां सभी पूर्णतः सत्य और इतिहास सम्मत हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें क्या पात्र एवं चरित्र चित्रण, तो उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ कि इस उपन्यास के सभी पात्र उससे संबंधित सभी घटनाएं, घटनास्थल एवं तिथियां सभी पूर्णतः सत्य एवं इतिहास सम्मत है। जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऐतिहासिक उपन्यासिक तत्वों के हिसाब से वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। ठीक, तो औपन्यासिक तत्व कौन कौन से हैं? कथानक हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मतलब चरित्र चित्रण मतलब पात्र परिचय इसको आप बोलते हैं। तो इसके अलावा आपका अगला हो गया देश काल वातावरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगला हो गया आपका भाषा शैली हो गया। इसके अलावा एक और बच रहा डायलॉग यानी कथोपकथन जो होता है, यानी कि एक प्रकार से बात जो होता है उसमें किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, एक प्रकार से बातचीत जो हो गई। और लास्ट है मतलब कि उद्देश्य। तो ये सब आपको ऐसे बना करके लिख देना। इसमें मैंने तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी दी है जिससे आप आसानी से कोड कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे हूबहू आप लिख सकते हैं, उसमें नंबर आपको मिलेगा। ठीक,
तत्कालीन ऐतिहासिक स्थलों की आजकल कैसी स्थिति है, इन सभी का उल्लेख कथाकार ने अपने उपन्यास में जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है और वास्तविक तरीके से किया है, यानी कि सत्य प्रतीत होता है। पूरा उपन्यास कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे सत्यता पर आधारित नजर आता है। साथ ही साथ इन ऐतिहासिक धरोहरों एवं स्थलों पर लेखक ने टिप्पणी भी की है उपन्यास में अपने। जैसे बिठूर में बसे जो दक्षिणी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के संबंध में उपन्यास में ही कथन मतलब आता है, एक जगह उपन्यास में ही मेंशन है कि इनकी संख्या, किसकी संख्या, दक्षिण ब्राह्मणों की संख्या जो बिठूर में है, तो इनकी संख्या लगभग 8 सहस्त्र थी। बाजीराव की पेंशन का एक बड़ा भाग उन लोगों पर खर्च होता था, किस पर, ब्राह्मणों पर। ये बताया कि ये उपन्यास में ही आपको दिखेगा, यानी कि ऐतिहासिक धरोहर और स्थल और लोगों के बारे में जानकारी उपन्यास में मिलती है। हाथी खाने के निकट टकसाल के क्षेत्र के बारे में कथाकार लिखता है इसी में, यानी कि वृंदाबलाल वर्मा जी हाथी खाने के निकट एक टकसाल, टकसाल माने होता है मुद्रा छापने का एक प्रकार से मशीन या यंत्र, टकसाल, तो उसके बारे में लिखते हैं कि अब यहाँ नगर अस्पताल है, अस्पताल के उत्तर में टकसाल मोहल्ला है। ठीक, एक मोहल्ला भी टकसाल के नाम पर। टकसाल एक मुद्रा छापने का एक प्रकार से मशीन भी होती थी पहले प्राचीन भारत में। ठीक, ये चीज़ें। इसके अलावा सामान्यतः कथाकार ने इन उपन्यास मतलब इस उपन्यास के कथानक को इतिहास सम्मत बनाने का पूर्ण एवं सार्थक प्रयास किया है, जिसमें उसे सफलता मिली है या सफलता प्राप्त हुई है। तो इसके कथानक में भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और आप आसानी से, चाहे मिड टर्म की आपकी परीक्षा हो, चाहे आपकी जो वो परीक्षा होगी, क्या बोलते हैं, जब आपकी सेमेस्टर परीक्षा होगी, मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये प्रश्न आपका 10 नंबर में आने वाला है। ये बात आप ध्यान दें, यानी दीर्घ उत्तरीय में ये प्रश्न बनना ही बनना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। इसको यूट्यूब पर मैंने बिल्कुल फ्री में इसलिए पढ़ा दिया ताकि आप लोग पढ़ लीजिए आसानी से। और जिनको कोर्स लेना है वो हमारे नंबर 9161936062 पर व्हाट्सएप करिएगा। हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। लगभग 11-12 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। लगभग 15 क्लासेस हो चुकी होंगी लगभग, मतलब जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और उसको मिला करके। ठीक, तो सामान्यतया कथाकार ने क्या किया है, ऐतिहासिक कथानक, एक प्रकार से कथानक पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, उसको ऐतिहासिक बनाने का पूर्ण प्रयास किया है, कल्पना का कम प्रयोग किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाने वाले वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में न केवल स्वाधीनता के स्वर्णिम अतीत के पृष्ठों को खोला है, यानी जो अतीत हमारा था, जो इतिहास था, उसके स्वर्णिम जो अतीत के पृष्ठ रहे, जो छुपे थे, उनको खोलने का न केवल प्रयास किया है, बल्कि इसको खोलने के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, जो सोए हुए देश के युवक हैं उनको जगाने का प्रयास, उनमें वीरता का संचार किया, उनमें शौर्य, साहस, देशभक्ति, पुनीत की भावनाओं को जागृत करने का सार्थक प्रयास किया। यही उपन्यास का एक प्रकार से उद्देश्य में आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाने वाले वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में न केवल स्वाधीनता के स्वर्णिम अतीत के पृष्ठों को खोला है, बल्कि उनके माध्यम से जो सोए हुए देश के युवक हैं उनमें वीरता का संचार, उनमें शौर्य का संचार, उनमें साहस का संचार, उसमें देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन करने का, उसमें और तमाम प्रकार की भावनाएं जो कि देश से रिलेटेड हैं, उनका भावनाओं को जगाने का सार्थक प्रयास किया है। उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। देश किसी एक व्यक्ति का ना होकर के देश में निवास करने वाले सभी देशवासियों का होता है। इस उपन्यास के माध्यम से इन चीज़ों का पता चलता है। इसलिए सभी देशवासियों को अपने सत्कर्म के द्वारा देश की सेवा करनी चाहिए। झांसी की रानी ठीक ही सोचती हैं। झांसी की रानी का एक कथन उसमें बताया गया है इसी उपन्यास के अंतर्गत कि कर्म करने मात्र का अधिकार है, फल से हमको क्या। ये गीता का भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये श्लोक है। ठीक है, यानी गीता जो एक प्रकार से भारतीय दर्शन का मूल बिंदु रहा है, वेदांत में खास करके बात की जाए, एक प्रकार से जो गीता रहा है, वेदांतों को भी समाहित किए हुए अपने आप में, पुराणों को, शास्त्रों को, ब्राह्मण ग्रंथों को। एक गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से निकली है कि आपको पता होगा, जो है आपने BA 3rd सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है, उसमें गीता का 18 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षा शास्त्र में। आप पढ़ लीजिएगा, 8 बजे से जो क्लास चल रही थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो ये कर्म करने मात्र का अधिकार है, नहीं कि कर्म, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते तू तुम्हारा काम केवल कर्म करना है और फल देने का काम मेरा है, तो मुझ पर छोड़ दो, उसकी चिंता तुम मत करो कि मुझे क्या फल मिलेगा। डोंट इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने का। आपको टाइम वेस्ट करने का किस पर, आपको टाइम वेस्ट करना है भाई अपने टैलेंट पर, अपनी चीज़ों पर। अच्छा,
यही चीज़ होती है कि लोग फल की इच्छा कर लेते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं हार जाऊँ, ये कर्म सही से करो। अगर कर्म सही से करोगे तो हारना और जीतना ये तो प्रभु के ऊपर है। और मेरे हिसाब से कभी कभी जैसे कि आप देखिएगा, चलिए हालांकि वो उस पर टॉपिक नहीं पर चर्चा करेंगे, ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, कर्म करने का मात्र अधिकार है, फल से हमको क्या। ये रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको उपन्यास में कथन में आपको मिल जाएगा, तो कथन में डाल सकते हो आप। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, आप सभी को पता है, ये भी गीता का ही बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अवश्याम भी मतलब कि अवश्य भावी है, यानी कि ये भविष्य में आने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मृत्यु है ये एक प्रकार से शाश्वत सत्य है, इसको टलने वाली नहीं है। परंतु सफल और श्रेष्ठ जीवन की सार्थकता इस बात में निहित होती है कि यदि प्राणोत्सर्ग हो तो सद्कर्म द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई के शब्दों में, रानी लक्ष्मीबाई इसके बारे में कथन कहती हैं कि एक दिन सबको मरना है, परंतु सत्कार्य में प्राण देना, भगवान का ध्यान करते करते मरना, यह जन्म भर की अच्छी कमाई से प्राप्त होता है। ये एक कथन ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त कथन है, ये पूरे उपन्यास का निचोड़ है, उसका कथन है, इसी को तो हम समीक्षा बोलते हैं ना। तो ये कथानक की में आप इसको डाल सकते हो, इन पॉइंट्स को, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो भाई देखिए, मृत्यु सत्य है, मरना तो सबको है, लेकिन अब कोई दुष्कर्म करके मरता है, कोई सत्कर्म करके मरता है। जो सत्कर्म करके मरता है उसको लोग सराहना करते हैं, जो दुष्कर्म करके मरता है उसको लोग क्या करते हैं, उसकी लोग एक प्रकार से आलोचना करते हैं, उसको लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे नेगलेक्ट करते हैं, समाज की दृष्टि से नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और कुल मिलाकर के आप बात की जाए इस उपन्यास की, तो कथाकार इस उपन्यास के माध्यम से देशवासी, ये उद्देश्य में आप डाल सकते हो, या लास्ट में उपसंहार लिख करके डाल सकते हो, ठीक है, निष्कर्ष में लिख करके आप डाल सकते हो कि कथाकार इस उपन्यास के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता है कि स्वराज्य की प्राप्ति में बलिदान और त्याग नींव के पत्थर के समान है। जिस प्रकार से एक मकान पूरा का पूरा नींव पर टिका होता है, उसी प्रकार से जब आप अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के में जब अपने आप को आप समर्पित कर देंगे, अपने आप को झोंक देंगे, तब एक प्रकार से उस मकान की नींव बनेगी। स्वतंत्रता रूपी मकान को बनने के लिए या उसको बनाने के लिए जो एक प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे अपने प्राणों के बलिदान रूपी नींव का होना परम आवश्यक है। ये कहने का प्रयास यहाँ पर लेखक का रहा, इस उपन्यास का उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार नींव एक पत्थर से नहीं भरी जा सकती है, लेकिन एक ना एक दिन भरी अवश्य जाती है अनेक पत्थरों के द्वारा, उसी प्रकार कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाख। तुलसीदास महाराज जी ने एक प्रकार से इस चौपाई को पहले लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो आप अपने कर्म को करते रहिए। अगर आपने अपने कर्म को सुधार लिया, आपने अपने कर्म को अच्छा बना लिया, तो आपको फल की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। फल जो होगा वो आपके कर्म पे डिपेंड करेगा कि आपका कर्म कैसा है। यानी आप जब आप अपने कर्म को अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पर फल आपका अच्छा होगा। फल को लेकर के टेंशन नहीं लेने का, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से फल तो एक ना एक दिन मिलेगा। तो एक प्रकार से होता नहीं कि कब तक जो है आपको नहीं मिलेगी कोई चीज़, चाहे नौकरी की मैं बात करूं, चाहे कुछ की बात करूं, तो कब तक नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। समय आने दीजिए, उस सही समय पे आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक। भगवान जो करता है अच्छा करता है, हो सकता है उससे बुरा होने वाला था, उतना ही हो गया। इस बात से आप संतोष रखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग भारत की टीम को जो है प्रकार से बुरा भला कर रहे हैं इस समय, मतलब कि जो मैच हारा। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, बुरे वक्त में भी थोड़ा साथ दीजिए, लेकिन भाई उसमें थोड़ी सी कमियां रही, उन कमियों को सुधारना इन लोगों का परम जरूरी काम है। उस पर थोड़ा सा इन लोगों को विचार आप करना चाहिए। हालांकि मुझे उसके बारे में, क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं कि मैं उनको ज्ञान बताऊं, तो मैं ज्ञान बताने लायक कुछ हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस पर भाई जो बड़े बड़े विचारक हैं उनको मंथन करना चाहिए कि क्यों आखिरकार हम कोई वर्ल्ड कप वगैरह या कोई जो है एशिया कप भी नहीं जीत पा रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम लोग डर क्यों जाते हैं। तो मानसिकता को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा डरने वाली जो फीलिंग है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का एक सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार है, मतलब उपन्यास है। और वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार में सर्वाधिक ख्याति इनको मिली, हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी। इतिहास के धुंधले होते पृष्ठों को, धुंधले माने ऐसे पृष्ठ जो कि एक प्रकार से विलीन होते जा रहे थे, ऐसे पृष्ठ या ऐसा इतिहास
जो लोगों को एक प्रकार से नहीं पता था, जो लोगों के से दूर जा रहा था, जो लोगों के नज़रों से ओट हो रहा था, उस इतिहास को इन्होंने ऐसे पकड़ा और अपने चंगुल में फंसा करके और पाठकों के समक्ष ला करके प्रस्तुत कर दिया। और कहीं ना कहीं पे और जीव अंत करने वाला उपन्यास श्रेष्ठ और उच्च है इनका। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, इन जो उपन्यास के पृष्ठ धुंधले हो रहे थे उसको जीवंत किया इन्होंने, उसको जिंदा किया, उसको एक प्रकार से क्या किया, उसको एक नई दिशा, नवीन गति प्रदान करी, उसको तथ्य और सत्य के साथ उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि लोग लो इसको पढ़ो, इसको जानो, अपने भविष्य मतलब अपने अतीत को जानो और अपने भविष्य को संवारो, अपने भविष्य को सुधारो। इस प्रकार से इनका उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और उच्च उपन्यास है, श्रेष्ठ दर्जे का ऐतिहासिक उपन्यास है ये, मतलब उपन्यास है झांसी की रानी। और इसी प्रकार से तमाम सारे उपन्यासों का सृजन इन्होंने किया और इसीलिए ऐतिहासिक उपन्यास का बादशाह बोल सकते हैं इनको। और ऐतिहासिक उपन्यासकारों में आप खास करके वाल्टर स्कॉट का जहाँ पे स्थान है, या वाल्टर एक प्रकार से स्कॉट का जितना स्थान ऊंचा है उतना ही स्थान हिंदी साहित्य के उपन्यासों में इनका नाम ऊंचा है। किसका? वृंदावन लाल वर्मा जी का। तो इस प्रकार से इनका उपन्यास आपने झांसी की रानी पढ़ा और समझा। और आपको बता दूं कि जो है जो कोर्स में आपको बता दूं कि ये 11वां चैप्टर हिंदी डायरी के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, चैप्टर आज पढ़ा दिया, आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने कोर्स लिया उनको मिल गया होगा। ठीक है, इसके अलावा बताऊं कि आपको ह्यूमन वैल्यूज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पता है कि को करिकुलर कोर्स में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अनिवार्य प्रश्न पत्र है 2023 की परीक्षाओं के लिए, यानी कि को करिकुलर है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया था, आपने सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर दिया था, इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ यानी मानवीय मूल्य एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, इसका आपको पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको लगभग 40% या 33% आपको करने होंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग नियम होते हैं। ओके, वैसे आपको बताऊं कि 5-6 मॉडल पेपर मैं इसके दे दूंगा जल्दी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दूं कि मिड टर्म की परीक्षा के लिए एक और मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से वीडियो बनाई उसको देख लीजिएगा, और एक मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया हिंदी साहित्य का, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।